नमस्कार। डीजी न्यूज के बातचीत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने विचारक और पत्रकार श्रवण गर्ग जी। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। श्रवण जी वर्तमान में नई दुनिया समूह के संपादक हैं और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, इसके साथ ही नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के भी सदस्य हैं और अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। सर्वोदय विचारधारा से प्रभावित रहे हैं। इंदौर में बरसों आपने पत्रकारिता की है और दैनिक भास्कर समूह के राजस्थान संस्करणों के और अन्य राज्यों के संस्करणों के संपादक भी आप रहे। दैनिक भास्कर के राष्ट्रीय संपादक भी रहे और अभी वापस इंदौर मुख्यालय में आपका आगमन हुआ है। ये बताइए, आप इतने चैनलों में जाते हैं, इतने जगह चर्चाओं में शामिल होते हैं, अभी देश जहां जा रहा है, लोग कहते हैं कि मीडिया ने अपना काम नहीं किया ठीक से, इसलिए केजरीवाल को काम करना पड़ रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए केजरीवाल अपना काम कर पा रहे हैं। अगर मीडिया केजरीवाल को उनके प्रारंभिक संघर्ष के दिनों में, आपने देखा होगा रामलीला मैदान से किस तरह से चीज़ों का लाइव प्रसारण हुआ, अन्ना के आंदोलन के दौरान किस तरह से चीज़ें चली और किस तरह से इंडिया अगेंस्ट करप्शन के पूरे आंदोलन को टीम अन्ना को जो उस समय थी कैसे अपने कंधों पर बिठाया। और सरकार का उस समय जो सबसे बड़ा आरोप था अन्ना पर, वो ये था कि अन्ना जो है मीडिया का क्रिएशन है जी। तो इस देश में अगर ये सिविल सोसाइटी का आंदोलन खड़ा हुआ है और आज सड़कों पर जो दिखाई दे रहा है, उसके पीछे मीडिया की हिम्मत का बहुत बड़ा योगदान है जी। और मीडिया अगर नहीं होता उस समय इनके साथ, या मीडिया दबाव में आ जाता, या मीडिया पर रोक लग जाती, या मीडिया, आप उस समय के अखबारों को देखें किस तरह से आर्टिकल्स लिखे गए, किस तरह से खबरें दी गई, चैनल्स को देखें और दुनिया भर के चैनल्स और मीडिया को देखें कि किस तरह से इस तरह की जो क्रांति थी हिंदुस्तान की, मतलब मैं तो जयप्रकाश जी के आंदोलन में भी शामिल रहा हूँ 1972, 73, 74 के। तो कोई 40 साल बाद, 38 साल बाद एक नई क्रांति जब दिखाई दी, और जयप्रकाश जी की क्रांति के समय या संपूर्ण क्रांति जो आंदोलन था, उस समय न तो इस तरह के टेलीविज़न थे, न इस तरह का मोबाइल था, न इस तरह का मीडिया था। उस समय वो जुबान के जरिए, बातचीत के जरिए लोगों तक आंदोलन फैला और देशव्यापी हुआ। तो इस समय तो बहुत ही मीडिया का बहुत बहुत पॉजिटिव रोल रहा। आप दोनों आंदोलन को, जयप्रकाश जी के आंदोलन को और केजरीवाल जी के आंदोलन को क्या तुलना पाते, दोनों में क्या समानता पाते? जेपी अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत थे जब वो लीडर थे। केजरीवाल नेता नहीं है इस वक्त, IRS छोड़कर आए हुए एक पूर्व अधिकारी हैं। देखिए, जयप्रकाश जी और केजरीवाल के आंदोलन में कोई समानता हो ही नहीं सकती, करना भी नहीं चाहिए। जयप्रकाश जी भारत की आज़ादी के आंदोलन की उपज थे जी। वो इस देश में समाजवाद की उपज थे। मतलब वो हजारीबाग जेल से अरुणा आसफ अली और तमाम लोगों के साथ भागने वाले, अंग्रेजों की हिरासत से भागने वाले नेताओं में शामिल थे। और उन्होंने जितना संघर्ष और त्याग किया जयप्रकाश नारायण ने जी, या उनके समकालीन पीढ़ी ने जो किया इस देश के लिए, उसके तो पासन में भी न तो अन्ना बैठते हैं न केजरीवाल बैठते हैं। आप प्रेस काउंसिल के सदस्य हैं, एडिटर्स गिल्ड के सदस्य हैं। जिस तरह मीडिया पर लांछन लगाए जा रहे हैं आजकल, खबरों को लेकर, पेड न्यूज़ को लेकर, उससे कितना आप सही मानते हैं? देखिए, पेड न्यूज़ का जो मामला है ना, वो
मैं उसका बचाव नहीं कर रहा हूं, पर पेड न्यूज़ का मामला इतना ज़्यादा गंभीर नहीं है जितना कि गंभीर ये मामला है कि सरकार प्रेस को या प्रेस की आज़ादी को दबाना चाहती है। हम प्रेस में या मीडिया का एक वर्ग पेड न्यूज़ के कारण जो बदनाम हुआ और अब उस चीज़ पर रोक लगाने की बात की जा रही है, वो बिल्कुल ठीक है। उसका कोई बचाव भी नहीं किया जाना चाहिए और वो कोई बहुत अच्छी प्रवृत्ति भी नहीं है। मुद्दा ये है कि सरकार क्या चाहती है, सरकार की नीयत क्या है। सरकार अगर विज्ञापनों के जरिए, सरकार अगर मदद के जरिए, सरकार अगर दबाव के जरिए, और जब मैं सरकार शब्द का उपयोग करता हूं तो केवल केंद्र सरकार शामिल नहीं है उसमें, राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं, वो भी अलग अलग प्रलोभनों के जरिए जो मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश करती हैं, क्या उसे आप पेड न्यूज़ की श्रेणी में लाएंगे कि नहीं। सरकार जो बड़े बड़े विज्ञापन देकर या रोक कर, कई अखबारों के विज्ञापन रोक देती है कि आप जैसे ही सरकार विरोधी होते हैं आपका जो लेजिटिमेट हक है वो भी रोक देती है। तो आप सरकारों के बारे में क्या कहेंगे। जो आजकल बड़े बड़े चैनलों पर आरोप लग रहे हैं कि पैसे मांगने के, पहले पीठ पत्रकारिता होती थी, अब तो पत्रकारिता का पूरा पीटीकरण हो गया है, क्या कहेंगे। देखिए, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उनकी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। जो ताज़ा आरोप एक चैनल और एक बड़े घराने को लेकर चल रहा है, जिसमें कि यानी उस विवाद की जो सबसे खासियत ये है कि अभी तक स्टिंग ऑपरेशंस मीडिया करवाता रहा है। इस मामले में स्टिंग ऑपरेशन उस घराने ने करवाया मीडिया के खिलाफ। जी। तो हम जिस जमाने की तरफ धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं वो एक जमाना ऐसा है अब कि बड़े बड़े औद्योगिक घराने अब मीडिया में आ गए हैं बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से, और वो मीडिया को एक वेपन के तौर पर, एक ज़रूरत के तौर पर, दो चीज़ें हो रही है। जो स्थापित मीडिया है देश में जी, जो कि केवल पत्रकारिता करता था, वो अब उद्योगों के तरफ बढ़ रहा है, उद्योग स्थापित करने की तरफ बढ़ रहा है, मतलब इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट की तरफ डाइवर्सिफिकेशन में लग गया है। और जो स्थापित औद्योगिक घराने थे वो मीडिया को एक्वायर कर रहे हैं। आप पाएंगे कि कई बड़े बड़े घराने जो हैं देश के, वो मीडिया में इक्विटी को हासिल कर रहे हैं। मीडिया आने वाले ज़माने में उसकी शक्ल क्या बचेगी, वो या तो सरकार के हाथ में रहेगा या बड़े घरानों के हाथों में रहेगा। जनता के हाथों में कितना रहेगा, और जो बात हम आज कर रहे हैं बैठ के, वो बात हम कितनी आज़ादी के साथ आने वाले सालों में कर पाएंगे, इसमें मुझे शक है। सोशल मीडिया ऐसे में आशा जगाता है, लेकिन वहाँ एक दिक्कत यह है कि संपादक नाम का शख्स वहाँ नहीं होता, तो कचरा ज़्यादा वहाँ है। एक सही विचार है और 50 गलत विचार और 50 अफवाहें हैं, उसकी कोई विश्वसनीयता बची। सोशल मीडिया की बुराइयों को आप अलग रख दें, हाँ। उसके इस पक्ष को आप थोड़ा सा हटा दें अपने सोच से कि उसमें सेक्स की भरमार हो रही है, अपुष्ट खबरों की भरमार हो रही है, अफवाहों की भरमार हो रही है। पर अगर सोशल मीडिया आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाएगा अब, या कर दिया जाएगा, जैसा कि कोशिशें की जा रही है कई सरकारों के द्वारा, चीन में जिस तरह से किया गया, हिंदुस्तान में अब करने की कोशिश की जा रही है, दुनिया के बहुत सारे देशों में की जा रही है।
अगर आप हाल के इतिहास को देखें तो कई देशों में क्रांति का सबक जो है सोशल मीडिया बना है। सोशल मीडिया के कारण जो अपराइजिंग्स हैं जगह जगह युवाओं में वो देखी गई हैं। और सोशल आज देखिए ये पाकिस्तान में जो मलाला का जो पूरा मामला है और उसके प्रति जो सहानुभूति है या उसके संघर्ष को लेकर इतनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चेतना व्याप्त हुई है वो किसके जरिए हुई है? सोशल मीडिया के जरिए हुई है। तो सोशल आप खराबी ढूंढना हो तो किसी भी चीज़ में ढूंढ सकते हैं। मतलब फिर तो आपको अखबारों में जो ग्लैमर आ रहा है, सेक्स आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल में जिस तरह की चीज़ें आ रही है, एंटरटेनमेंट आ रहा है, वो भी कर क्या रहा है अंत में। और हमारे जो विज्ञापन हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जिस तरह के आ रहे हैं जी, बड़ी बड़ी कंपनियां जिस तरह के विज्ञापन दे रही हैं, जिसमें एक काफ़ी छुपा हुआ सेक्स रहता है, जो उत्तेजना पैदा करता है लोगों में और अपराधों की तरफ लोगों को ले जाता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसलिए बहस में ये होना चाहिए कि जो मीडिया का पॉजिटिव रोल है जिसके के कारण चीज़ें बदल रही है, क्या हम उसको हाईलाइट करें या उन चीज़ों को जो जिसके के कारण सरकारें और जो लोग अपराध करने वाले लोग हैं, मानवाधिकारों को का हनन करने वाले, वो असहज महसूस करते हैं अपने आप को, क्या उनके कारण हम नियंत्रण करें? जब भी आरोप लगते हैं नेताओं पर तो वे कहते हैं मीडिया ट्रायल नाम की चीज़ आ गई है जो बदनाम कर रही है लोगों को। क्या आपको लगता है कि कोई मीडिया ट्रायल नाम की चीज़ हो रही है? देखिए, मीडिया ट्रायल नाम की कोई चीज़ तो हो नहीं रही है, पर अगर जो हो रहा है उसको अगर मीडिया ट्रायल बताया जा रहा है तो वो बहुत ज़रूरी है। जब दूसरी तरह के तमाम ट्रायल्स पर लोगों के यकीन ख़त्म हो रहे हों और कोई ऐसी व्यवस्था में ऐसा कोई प्रावधान बचा नहीं हो जिसमें कि लोगों के भरोसे जग सकें कि लोगों को सज़ा मिलेगी या निरपराध लोग छूट जाएंगे। 50 उदाहरण हैं आज के ज़माने में, सैकड़ों उदाहरण हैं कि मीडिया के कारण, मीडिया ट्रायल के कारण लोगों को न्याय मिल रहा है, गलत लोग पकड़े जा रहे हैं, निरपराध लोग छूट रहे हैं और लोगों में डर पैदा हो रहा है इस चीज़ के प्रति कि क्या हम तो कल से पकड़े नहीं जाएंगे। ये बात अलग है कि मीडिया जिस तरह से स्वच्छंद होकर चल रहा है और लोगों की निजी जिंदगी में और लोगों के बेडरूम में और लोगों के शयन कक्षों में प्रवेश करके लोगों की प्राइवेसी का अतिक्रमण कर रहा है, उस पर निश्चित रूप से विचार होना चाहिए, उस पर रोक लगनी चाहिए। और रोक लगाने का क्या तरीका हो, इस पर बहस होनी चाहिए। वो काम सरकार के हाथ में नहीं दिया जा सकता, सोसाइटी के हाथों में ही दिया जा सकता है। कोई रेगुलेटरी बॉडी ऐसी हो। अब हमारे यहाँ जो रेगुलेटरी बॉडी, रेगुलेटरी कहेंगे प्रेस काउंसिल को, नियमन करने का काम, लेकिन वो उसके नाक और दांत और नाखून है ही नहीं। देखिए, उसमें प्रेस काउंसिल के बारे में एक चीज़ समझ लें कि उसके पास टेलीविज़न को रेगुलेट करने का अधिकार नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करने का अधिकार नहीं है। उसके पास केवल प्रिंट को रेगुलेट करने का अधिकार है। और जो वर्तमान अध्यक्ष हैं मार्कंडे काटजू, वो एक ऐसी मीडिया काउंसिल बनाने की बात कर रहे हैं जिसमें कि प्रेस काउंसिल को व्यापक अधिकार हो, जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट और ये जो दूसरा मीडिया है, सोशल मीडिया, तमाम तरह का जो मीडिया है, उसके ऊपर निगरानी रख सके। और उस पर अभी बहस चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की बॉडी है, जस्टिस जे.एस. वर्मा एक बॉडी को हेड कर रहे हैं। तो वो लोग अपने तय उन्होंने कुछ नियम बना रखे हैं और वो काफ़ी कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ें जब उनके ध्यान में लाई जाती हैं तो उस पर वो कंट्रोल भी करते हैं। क्या कर पा रहे हैं कंट्रोल ये लोग? इसका कारण इसमें मीडिया की गलती नहीं है।
इसमें गलती ये है कि जो देखने वाले हैं, जो जनता है, वो उसका विरोध, खराब चीज़ों के प्रति कितना मुखर है और अच्छी चीज़ों के प्रति उसका समर्थन कितना है। हम बहुत सारी चीज़ों के प्रति जनता लगभग उदासीन है। अगर आप अच्छा दिखा रहे हैं तो हम अच्छा देख रहे हैं, खराब दिखा रहे हैं तो खराब देख रहे हैं। जनता के स्तर पर उसका कोई रिएक्शन नहीं होता है। मूल मुद्दे, इस देश के मूल मुद्दे मीडिया से बहुत गायब जैसे ही, बढ़ती आबादी, बेरोजगारी, किसानों की परेशानियां, इन सब चीज़ों को जगह नहीं है। जगह किसको है? व्यक्तिगत खबरों को जगह है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ऐसा मानता हूं कि मीडिया जिन मुद्दों को आज की तारीख में उठा रहा है वे वास्तव में मूल मुद्दे हैं। महाराष्ट्र में सिंचाई के लिए हजारों करोड़ रुपए स्वीकृत किए जाते हैं और वो सारा का सारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है और उसके कारण किसानों के खेत सूखे रहते हैं और किसानों को फिर अंततः आत्महत्याएं करना पड़ती है। अब आप इसमें बताइए कि मुद्दा क्या होना चाहिए? भ्रष्टाचार के खिलाफ बात उठाना मुद्दा होना चाहिए कि किसान जो आत्महत्या कर रहा है वो मुद्दा होना चाहिए? अगर आप व्यवस्था को बदल देंगे तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप ठीक हो जाएंगी। ये आप देखिए क्या निकल के क्या आ रहा है। ये मीडिया जिन चीज़ों को उठा रहा है आज, उसमें से निकल के ये आ रहा है कि जो सत्ता में है वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जो विपक्ष में हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो सत्तारूढ़ दलों के भ्रष्टाचार को, गलतियों को बेनकाब करें, उनकी भी जुबानें बंद हैं। लोग कहते हैं कि जो मुद्दे केजरीवाल और उनके साथी उठा रहे हैं वो सारे मुद्दे मीडिया के लोगों को पहले से पता है, लेकिन वो खुलकर उस बारे में देखिए, जो आप दो चीज कह रहे हैं। मीडिया का काम क्या होना चाहिए? मीडिया का काम क्या लोगों के भ्रष्टाचार को एक्सपोज करना होना चाहिए, या मीडिया को लोगों की तरफ से या विपक्ष की तरफ से लड़ाई लड़नी चाहिए और विपक्ष को केवल सत्ता करने का अधिकार देना चाहिए? क्या करना चाहिए? काम तो जो विपक्षी दल हैं, जो इतनी बड़ी पार्लियामेंट है उसमें 543 लोगों की जो संख्या है, जिसमें इस बहुमत जो है आज की तारीख में, जैसा ममता बनर्जी कह रही है कि ये सरकार तो अल्पमत में है जी, तो कहाँ विपक्षी दलों के काम को आप कह रहे हैं कि मीडिया को करना चाहिए? मतलब मीडिया वो काम करे जो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, या समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है, या बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है, तो मीडिया को वो काम करना चाहिए और केजरीवाल को भी वही काम करना चाहिए। तो फिर हम इस देश में जो सिस्टम है पार्लियामेंट का या चुनाव का या दलीय व्यवस्था का, उसकी ज़रूरत क्या है हमको? मीडिया का काम तो ये होता है कि जनता के स्तर पर और राजनीति के स्तर पर इस तरह का वातावरण बनता है जिसमें मीडिया को एक मदद मिलती है कि वो इन चीज़ों को प्रकाशित करे। पर हो ये रहा है कि राजनीतिक दल अपनी भूमिका से पीछे हट गए, तो बहुत सारा काम मीडिया को करना पड़ रहा है। यूरोप के कई देशों में अखबारों की बिक्री कम होती जा रही है। भारत में संभावना नहीं है क्योंकि यहाँ आबादी ज्यादा है, साक्षरता की दर बढ़ती जा रही है और आवागमन के साधन बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या लगता है कि किसी दिन अखबारों की आवश्यकता नहीं बचेगी लोगों को? नहीं, मैं एक चीज जो आपका पिछला सवाल है उसका भी जवाब देना चाहता हूं कि अमेरिका में वाटरगेट कांड किसने एक्सपोज किया? मीडिया ने किया, पूरा का पूरा। अब उसमें आप पूछ सकते हैं कि उस समय विपक्ष क्या कर रहा था, मतलब जो दूसरा दल था जो उस समय के राष्ट्रपति के विरोध में था, वो क्या कर रहा था? मीडिया बहुत काम कर रहा है। आपने एक सवाल भी पूछा है, क्या है सवाल आपका कि अखबारों की बिक्री देखिए, यूरोप और अमेरिका और हम जहां बैठे हैं वहां बहुत फर्क है।
हमारे यहाँ अभी भी बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जहाँ मीडिया का, प्रिंट मीडिया का पेनिट्रेशन, प्रवेश 25%, 30%, 20% से ज़्यादा नहीं है। एक बहुत बड़ी आबादी अभी भी जानकारी से, सूचना के अधिकार से, अखबारों से, कई कारणों से वंचित है। यूरोप में और अमेरिका में आबादी के लिहाज से, लिटरेसी के लिहाज से, सूचना के लिहाज से सैचुरेशन पॉइंट्स हो गए हैं। तो वहाँ सारी चीज़ें बहुत एफ्लुएंस में हो गई। हम लोगों ने तभी उस तरफ बढ़ना शुरू किया। तो हिंदुस्तान में मुझे नहीं लगता, और इंटरनेट का जो हमारे यहाँ पेनिट्रेशन है, ब्रॉडबैंड है, तमाम चीज़ें ऐसी है कि वो अभी बड़ी आबादी तक पहुँचना अभी बाकी है। और इसलिए आप पाएंगे कि मीडिया की जो ग्रोथ है इंडिया में वो सबसे ज़्यादा है। मतलब दुनिया के कई मुल्कों के बजाय अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में प्रिंट मीडिया की जो ग्रोथ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो ग्रोथ है, वो ज़बरदस्त है, और ये अभी आने वाले कई सालों तक चलने वाली है। आपने अंग्रेजी माध्यम में भी काम किया, हिंदी में भी काम किया है, दूसरी भाषाओं में भी आप काम करते रहे। क्या आपको लगता है कि अंग्रेजी का वर्चस्व कम होता जा रहा है? निश्चित रूप से कम हो रहा है अंग्रेजी का वर्चस्व। हम भाषा के तौर पर अंग्रेजी को सीख रहे हैं, पर अखबारों के तौर पर या मीडिया के तौर पर या मीडियम के तौर पर हम भाषाई पत्रकारिता की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और इसीलिए आप पाएंगे कि लैंग्वेज जर्नलिज्म में, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी देखिए कि जिस तरह से रीजनल चैनल्स इस समय फ्लरिश कर रहे हैं, रीजनल अखबार जिस तरह से फ्लरिश कर रहे हैं, रीजनल एस्पिरेशंस, आकांक्षाएं लोगों की बढ़ रही है, क्षेत्रीय दलों का जिस तरह से विस्फोट हो रहा है, बढ़ रहे हैं, और भारतीय राजनीति में सत्ता का विकेंद्रीकरण राज्यों की तरफ हो रहा है, छोटे छोटे प्रदेशों की तरफ हो रहा है। तो ये सब चेन है पूरी की पूरी। मतलब ये, इसका संबंध किसी एक चीज़ से नहीं है, इसका संबंध इस चीज़ से कि व्यापक स्तर पर, भाषा के स्तर पर भी अंग्रेजी की स्वीकार्यता, हमारे औपनिवेशिक जो माइंडसेट था उससे हम मुक्त होते जा रहे हैं। 40 साल के करीब हो चुके हैं आपको माध्यम में काम करते हुए। पहले अखबार में एक खबर छपती थी, आदमी उत्साहित हो जाता था या बहुत प्रभावित होता था, अब उतना प्रभावित नहीं होता। तो क्या ये अखबारों का विस्फोट होने से, मीडिया के विस्फोट के कारण हो रहा है, या मीडिया की ताकत कम हो रही? मेरा ऐसा मानना है कि पहले छोटी सी घटना भी हम लोगों को बहुत प्रभावित करती थी। हमारी संवेदना के जिन बिंदुओं को खबरें छूती थी, अब वो बिंदु जो सारे हैं लगभग बोथरे हो चुके हैं। अब हमको झकझोरने के लिए अब ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी घटनाएं, बड़े हादसे ही अब प्रभावित करते हैं। इसलिए पहले इतने अखबार भी नहीं हुआ करते थे। पहले शहर में कोई एक अखबार हुआ करता था, और उस अखबार की भी बहुत सीमाएं हुआ करती थी। इलेक्ट्रॉनिक चैनल नहीं हुआ करते थे। अब आज लोगों के पास अपनी सूचना पहुंचाने के, लोगों को बताने के और जताने के इतने माध्यम हो गए हैं कि जब तक इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया लोगों तक पहुंच पाए, उसके पहले लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए बहुत सारा डिस्टेंस, तो सूचनाएं कई बार इन माध्यमों की ज़रूरत के बिना भी अपने आप को कवर कर लेती हैं, इसलिए इनका असर अब उतना होता नहीं है। आप आए दिन कई चैनलों में, राष्ट्रीय चैनलों में दिखाई देते हैं, बड़े विचार की गोष्ठी, बातचीत शुरू होती है, लेकिन अंत में लगता है कि कोई निष्कर्ष निकला ही नहीं और कई लोग बात ही नहीं कर पाए। क्या आपको लगता है ऐसा कि बड़ा सार्थक रहता है ऐसी गोष्ठियों में? मुश्किल है कहना, पर मैंने एक चीज़ जो महसूस की इस तरह की बहसों में भाग लेने के बाद, जो मुझे श्रोताओं के तरफ से जो फीडबैक मिलता है, उसमें अलग अलग देश में जहाँ भी जाता हूँ, वो लोग मुझे बताते हैं कि जो मैंने कहा वो कितना सही था या गलत था। जी। इससे मुझे लगता है कि
जो पैनल में या चर्चाओं में भाग लेने वाले लोग हैं वो अगर इस चीज़ को ज़्यादा गहराई और ईमानदारी से महसूस करें कि उनके कहे को वो बहुत बड़ी आबादी बहुत ईमानदारी के साथ सुन रही है जी। और उस पर रिएक्ट भी कर रही है और उनके कहे के आधार पर अपनी धारणाएं बना रही है, तो वो जो सवाल आप कह रहे हैं वो काफ़ी सार्थक हो सकता है। मतलब उसके हमारी बहसों की को काफ़ी हम सार्थक भी बना सकते हैं, जो कि हो सकता है आज की स्थिति में ऐसा आपको लगता हो कि ऐसा नहीं हो रहा है। अब आप एक समाचार पत्र समूह के प्रमुख संपादक हैं, कैसे पत्रकार आप पैदा करना चाहते हैं? आपको लगता है कि नए पत्रकार ऐसे होने चाहिए? क्या वैसे जैसे लोग आप चाहते हैं वैसे लोग आ रहे हैं पत्रकारिता में? देखिए, ये तो बड़ा मुश्किल है, पर मेरा इतने सालों का तजुर्बा है जहाँ भी काम किया कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मुझे अच्छे लोग मिल जाते हैं, और जो अच्छे लोग नहीं हैं वो मेरे पास या तो आते नहीं हैं या मुझसे दूर चले जाते हैं। और मैं इसको शायद अपनी एक निजी उपलब्धि भी मानता हूँ कि मुझे कभी अभाव नहीं हुआ, और मैंने कभी ये महसूस भी नहीं किया कि पत्रकारिता में अच्छे लोग नहीं हैं। मैंने जो महसूस किया वो ये किया कि अच्छे लोगों को, अच्छे पत्रकारों को गढ़ने वाले हाथों की कमी हो गई है, जिसको अंग्रेजी में कहता है ना मेंटरिंग जी। मतलब उनको संरक्षण देने वाले लोगों की, सहारा देने वाले लोगों की, या उस तरह के आइकॉन्स की कमी हो गई है। जैसे हम लोगों को किसी ज़माने में उपलब्ध थे कि हम कहते थे कि यार, गर्व से कहते थे माथुर साहब के साथ हमने काम किया है ना। राजेंद्र, आपने भी किया है जी। या आपने भी कहा, मेरे को महसूस करता हूँ कि मैंने जयप्रकाश जी के साथ बहुत रहा मैं नजदीक जी। अब आज की तारीख में कौन पत्रकार क्या कहना चाहेगा कि मैंने किसके साथ काम किया? नया पत्रकार किसके साथ काम करने के बारे में, सुरेंद्र प्रताप सिंह के साथ हमने काम किया, ये लोग किसी समय बहुत गर्व के साथ कहते थे जी। और उसको एक सर्टिफिकेट की तरह भी यूज करते थे जी। आज इतने 700 चैनल्स हैं और लाखों की संख्या में लोग हैं, तो वो आइकॉन्स तो सीमित है ना, जो जिनके साथ आपने काम किया हो और जिन लोगों ने आपकी पीठ पर हाथ रखा हो और आपको गर्व महसूस करें कहने में कि मैंने उनके साथ काम किया है। वैसा ही प्रिंट मीडिया में भी है कि हमारे साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनको ये गर्व महसूस हो कि मैंने कहने में और रेफरेंस देने में, अपने आवेदनों में लिखने में कि मैंने फलाने के साथ काम किया है जी। दो ही चीजें बची हैं मीडिया में या कहीं भी, कि या तो आप जिस संस्थान से जुड़े हुए हों वो उसकी बहुत विश्वसनीयता संदेह से परे हो, या जिन व्यक्तियों के साथ आपने काम किया है वो बहुत ही आइकॉन्स रहे हो। इस तीसरा कोई चीज़ है नहीं, और अच्छे लोग अगर नहीं मिल रहे हैं तो उसका कारण लोगों का नहीं मिलना नहीं है, वो शायद ढूंढने वाले लोगों की भी हम कह सकते हैं बहुत समाज में या मीडिया में कमी हो गई है। अभी आप नई दुनिया के समूह संपादक हैं, आप कैसा अखबार बनाना चाहते हैं? आपके सपनों का अखबार क्या है? जो है वही है? नहीं, मेरे सपनों का अखबार तो बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि हम लोग रोज जब दफ्तर जाते हैं तब हमको पता नहीं होता है कि कल कैसा अखबार बनाएंगे। ये कोई मिठाई बनाने जैसा तो काम है नहीं कि जब हलवाई पहुंचता है अपने कारखाने पर तो उसको पता रहता है कि आज मावा है कि नहीं है, या किस कोटि का है, किस श्रेणी का है, उसमें डलने वाले मेवे कितने कम हैं, काजू कितना है,
या कोई मेवा कम है या ज़्यादा है, तो उसको केसर है कि नहीं है, तो उसके अभाव में वो क्या करेगा, क्योंकि मिठाई तो बनाना है और वो बनाता भी है। अखबार में जब हम काम करने जाते हैं तब हमको ये पता नहीं होता है कि खबरें हैं कि नहीं है, क्योंकि खबरों को हम गढ़ नहीं सकते। और कैसा अखबार हम बनाना चाहते हैं वो एक बड़ा संघर्ष रहता है। अगर आप देखें कि वो तमाम खबरें जो नई दुनिया में छपती हैं वो सारे अखबारों के पास होती हैं जी। और जितनी खबरें रोज अखबारों में आती है वो सबके पास होती हैं। फिर भी इतने सारे अखबार क्यों निकलते हैं और रोज सुबह सारे अखबार अलग अलग कैसे दिखते हैं? मतलब सभी खबरें सभी के पास हैं, एक जैसी खबरें सबके पास हैं, कोई नई खबर बहुत गिनी चुनी होती हैं, उसके बावजूद इतने अखबार भी निकल रहे हैं और सब अलग अलग भी निकल रहे हैं। तो पूरी लड़ाई इसी चीज की है कि, या मेरी भी लड़ाई इसी चीज की है कि मैं क्या कोई ऐसा अखबार निकाल सकता हूं क्या जो सबसे अलग हो, लोगों का अखबार हो, लोग पढ़ना चाहें। सारे अखबार अगर रोज सुबह आए उनके घर में जी, तो वो सबसे पहले नई दुनिया उठाएं और ढूंढें उसमें, और उसमें उनको इतना ज्यादा पढ़ने को मिले जी। कि पूरा समय वो नई दुनिया को दे दें और बाकी अखबारों के लिए उनके पास कोई जगह ही नहीं बचे समय की। अगर ऐसा हो जाए तो मैं उसको ऐसा मानूंगा कि मैं अखबार में या मेरी टीम अखबार में कुछ ऐसा पैदा करने में सफल हो गई जो कि मेरे सपनों का अखबार कहीं से नजदीक से हो सकता है। सुरेंद्र प्रताप सिंह जी की बात हुई है। एसपी सिंह समीर जैन की इस बात से इत्तेफाक रखते थे कि अखबार एक प्रोडक्ट है। क्या आप भी अखबार को प्रोडक्ट मानते हैं? देखिए, प्रोडक्ट तो साहब हर चीज है जी। आप सोचिए कि एसपी सिंह मानते थे कि नहीं और समीर जैन क्या कहते थे, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। जो अखबार हम सुबह देखते हैं उसकी कीमत अगर आप वास्तविक कीमत देखें तो 8 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए होना चाहिए लागत के हिसाब से। हाँ। बिकता 1 रुपए में है, 1.5 रुपए में है। तो प्रोडक्ट अगर है तो प्रोडक्ट का तो जो सिद्धांत है वो सिद्धांत तो ये है कि भाई आप लागत पर मुनाफा कमा के उसको बेचेंगे। जी, बिल्कुल ठीक बात। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट है तो सॉरी, कि जिसको आप लागत से काफी कम दामों पर बेचते हैं। और अगर कुछ औद्योगिक घरानों या अखबार मीडिया हाउसेस की बात करें तो वो इस थ्योरी पर काम कर रहे हैं कि अखबार को रद्दी के भाव से थोड़ा सा ऊपर बिकना चाहिए। जी। अगर रद्दी 5 रुपए किलो है, हाँ। बिक रही है बाजार में, तो आपका अखबार रद्दी में बिकना हो तो 7 रुपए किलो से कम नहीं होना चाहिए, 10 रुपए किलो होना चाहिए, जिससे कि वो रद्दी में बिके नहीं, जी, एग्जैक्टली रद्दी में नहीं चला जाए, पर लोगों को रद्दी के भाव मिलने लगे। हाँ। उसके पीछे लॉजिक ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं अखबार, और अपने घाटे को विज्ञापनों के जरिए पटाना चाहते हैं और मुनाफा भी कमाना चाहते हैं। अब इस पूरी थ्योरी में आप ये मान सकते हैं कि हम उसको एक प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये भी कह सकते हैं कि ये गलत है। तो अगर गलत है तो आप फिर 20 रुपए का अखबार बेचिए और कोई खरीदेगा नहीं। जब 5 रुपए की कप पी लेता आदमी, जूते पॉलिश 5 रुपए में नहीं होती, तो अखबार वाले कीमत क्यों नहीं बढ़ा देते? ये एक बड़ा रिस्क का काम है
जी। और अगर आप पाकिस्तान में जाएं मसलन, महंगे अखबार है बहुत महंगे अखबार हैं। जी। 15 रुपए 20 रुपए का अखबार होता है। ऑस्ट्रेलिया में जाएं कभी आप, तो वहाँ के हिसाब से अगर चलें, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 40 रुपए का अखबार होता है रोज। तो वहां भी बंद तो हुए नहीं अखबार, तो यहाँ भी बंद नहीं हुए? नहीं, बंद तो नहीं हुए, पर काफी कम हो गए दूसरे देशों में बहुत, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सब तमाम चीजें इतनी ज्यादा हैं। न्यूज़ गैदरिंग का पैसा बहुत लगता है, तो इसलिए बहुत संघर्ष में चल रहे हैं। हमारे यहाँ अभी भी जी अखबारों को न्यूज़ गैदरिंग में बहुत कम खर्च करने से चीज़ें मिल जाती है, जो कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में नहीं होता। पहली चीज़। दूसरी चीज़, दुनिया के दूसरे मुल्कों में खबर की विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए वो लोग जितना खर्च करते हैं, हमारे यहाँ मीडिया में अभी भी हम कई बार अविश्वसनीयता को ही विश्वसनीयता की कीमत पर बेचने की भी कोशिश करते हैं। इसलिए विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए मीडिया हाउसेस को जो इन्वेस्टमेंट चाहिए उससे वो बच जाते हैं। इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है दुनिया के दूसरे मुल्कों की तुलना में हमारे यहाँ बहुत कम है। नए पत्रकार जो आ रहे हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप, जो सीधे आपसे नहीं मिल सकते, लेकिन आप उन्हें कुछ कहना चाहेंगे, पढ़े लिखे? देखिए, बहुत मेरा ये मानना है कि मीडिया में आने नए पत्रकार आना चाहते हैं तो उनको एक ग्लैमर दिखता है पत्रकारिता में। ये ऐसा ही ग्लैमर है जैसा बहुत सारे लोग हीरो हीरोइन बनने चले जाते हैं बॉम्बे या कलकत्ता, घर से भागकर पैसे लेकर। ये एक ऐसा है कि इसमें भागने की जरूरत नहीं पड़ती है, पर इसमें ग्लैमर नजर आता है। पत्रकारिता पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल काम है और ईमानदारी से करना तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो पत्रकारिता को ग्लैमर की तरह आप ट्रीट नहीं कर सकते कि इसमें आप पैसा कमाएंगे जी, और या बहुत आपका एकदम आप ये केवल फिल्मों में संभव है कि कोई पत्रकार वहाँ फिल्मों में पत्रकार या तो प्रताड़ित होते हुए दिखाया जाता है या पिटते हुए दिखाया जाता है या उसका मर्डर हो जाता है या वो सौदे कर लेता है। तो बहुत मुश्किल काम है। इसलिए नए आने वाले लोगों के लिए एक ये बहुत मुश्किल रास्ता है। मतलब दूसरा ये है कि आप बहुत सारे लोग पत्रकारिता में इसलिए आते हैं कि बहुत और कुछ कहीं नहीं कर पाए या सफल नहीं हो पाए, तो उनको लगता है कि इसमें भी हाथ आजमाया जा सकता है। तो वो भी चीज़ अब बची नहीं है इसमें, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी हावी हो गई है इस पर और स्पीड इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है कि इसमें अब कंपटीशन का एलिमेंट और स्पीड का एलिमेंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने प्रिंट मीडिया के पैरामीटर्स को बहुत प्रभावित किया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कई बार होड़ के कारण, आपसी होड़ के कारण चैनलों की कई बार अपुष्ट समाचारों को भी जिस तरह से दिया जाता है, उससे प्रिंट मीडिया में भी एक आपसी होड़ बढ़ गई है और तुरंत चीज़ों को प्राप्त करके देने का लालच, उससे बचना और विश्वसनीय खबर की तरफ जाना, ये काफ़ी कठिन काम हो गया। इसलिए इसमें बहुत सारे लोग लंबे समय तक बने रहें, ये काफ़ी संदेह जैसा लगता है। श्रवण जी, आप हमारे स्टूडियो आए, हमारे आग्रह पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। डीजी न्यूज़ के बातचीत कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।